हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन नंबर 6, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक बायोग्राफिकल अकाउंट है एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट जाने जाते हैं अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च के लिए जो उन्होंने की बटरफ्लाइज पे। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की थीम की। इस लेसन में हमें सीखने को मिलेगा कि अगर किसी इंसान में क्यूरियोसिटी हो, डिटर्मिनेशन हो और विल पावर हो कुछ कर दिखाने की, और वो अपने मिशन को पाने में, अचीव करने में, अपने टारगेट को अपना 100% अगर दे दे, फुल डेडिकेशन दिखाए, तो कोई भी इंसान एक जीनियस बन सकता है। वो अपने गोल को अचीव कर सकता है, जैसे कि रिचर्ड ने कर दिखाया। इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपको ये सब फैक्ट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन लर्न करनी पड़ेगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें भी और सुने भी। रिचर्ड एब्राइट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी दी कि सेल्स कैसे वर्क करती हैं, जो हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग बीइंग में जो सेल्स होती हैं वो आखिर कैसे वर्क करती हैं। जब वो सिर्फ 21 इयर्स के थे तब उनका एक पेपर भी पब्लिश हुआ उनकी इसी रिसर्च के बारे में, एक बहुत ही फेमस जर्नल में जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी, इतनी यंग एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करना। सबसे पहले बात करेंगे उनके चाइल्डहुड के बारे में, उनका बचपन कहाँ बीता और कैसे बीता। He grew up in Reading, Pennsylvania. पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका में है, वहां पे एक टाउन है जिसका नाम है रीडिंग। तो वहीं इनका बचपन बीता, वहीं इनकी परवरिश हुई। वो अपने पेरेंट्स के अकेले बच्चे थे, उनके ब्रदर या कोई सिस्टर नहीं थी, उनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, तो वो हमेशा अपने आप में ही मगन रहते थे। बचपन से ही उनको चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। वो कॉइन्स कलेक्ट किया करते थे, फॉसिल्स कलेक्ट किया करते थे और बटरफ्लाइज भी कलेक्ट करते थे। इसके अलावा उनको स्टार गेजिंग करना भी बहुत पसंद था, यानी कि स्टार गेजिंग यानी कि बैठ के बहुत देर तक तारों को देखना, उन्हें ऑब्जर्व करना। तो इससे पता चलता है कि बहुत ही स्पेशल थे वो, बचपन से ही कुछ अलग बात थी उनमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे उनकी लाइफ में, उनकी अचीवमेंट्स में उनकी मदर का क्या रोल था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। हिज मदर्स रोल इन हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स। उनकी मदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनकी लाइफ में। बचपन से ही वो अपने सन की एस्पिरेशंस, उनके इंटरेस्ट्स को समझती थी और उसे एनकरेज भी करती थी। वो उन्हें फील्ड ट्रिप्स पे लेकर जाती थी और अपने इंटरेस्ट्स को परस्यू करने के लिए रिचर्ड को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, वो सारी चीज़ें, वो सारी इक्विपमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरास, हर चीज़ वो उनको प्रोवाइड करती थी। रिचर्ड के फादर की डेथ बहुत ही जल्दी हो गई। जब रिचर्ड सिर्फ 3rd ग्रेड में थे तो उनके फादर की डेथ हो गई और जो उनका रिलेशनशिप था, जो बॉन्ड था उनका अपनी मदर के साथ, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। बहुत छोटे जब थे रिचर्ड, तो उनकी मदर ने रिचर्ड के इंटरेस्ट को देखते हुए उन्हें एक बुक गिफ्ट की जिसका नाम था ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क। मोनार्क जो है एक तरह की बटरफ्लाई, वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करती है, वो कहाँ माइग्रेट करती है। आपने सुना होगा कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं जैसे जैसे सीजन चेंज होता है। तो शुरू से ही उन्हें बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का शौक तो था ही। इनफैक्ट जब वो 2nd ग्रेड में थे तब तक वो सभी 25 वेराइटीज ऑफ बटरफ्लाइज
जितनी भी वेराइटीज, कुल 25 वेराइटीज ऑफ बटरफ्लाईज जो पाई जाती थी उनके होम टाउन में, वो ऑलरेडी उनको कलेक्ट कर चुके थे। तो उनके इसी इंटरेस्ट को देखते हुए उनकी मदर ने उन्हें एक बुक गिफ्ट की, ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, कि आखिर ये पर्टिकुलर बटरफ्लाई ट्रैवल करके कहाँ जाती है, किस डायरेक्शन में जाती है। तो इससे ये एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में, क्योंकि यहीं से उन्होंने अपने रिसर्च को शुरू किया और अपने इंटरेस्ट को एक तरह से बहुत ही सीरियसली परस्यू किया। जो बटरफ्लाई का सीजन था उनके होम टाउन में, वो बहुत ही छोटे स्पैन तक रहता था, ऑलमोस्ट 6 वीक्स तक। तो एब्राइट ने सोचा कि वो अब बटरफ्लाइज को कलेक्ट करेंगे, उन्हें टैग करेंगे और फिर उन्हें छोड़ देंगे, ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके किसी और जगह पे। टैग करना मीन्स कोई निशानी लगा देना, कोई निशानी लगा के उसे छोड़ देना, और फिर जब वो किसी और सिटी में या किसी और स्टेट में जब उसे रिकैप्चर किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस दिशा में, किस डायरेक्शन में बटरफ्लाइज माइग्रेट कर रही हैं। तो एब्राइट ने सोचा कि ये तो सिर्फ 6 वीक्स का टाइम तो बहुत कम है, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया जाए। तो उन्होंने एक फीमेल मोनार्क को अपने घर की बेसमेंट में कैप्चर किया, रखा और उसको रेज किया। फिर जो एग्स उसने दिए, उस मोनार्क ने जो एग्स दिए उन्हें भी रेज किया, और ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी बटरफ्लाइज हो गई जिन्हें रिचर्ड ने टैग किया, उन पे कोई निशानी लगाई और फिर उन्हें खुला छोड़ दिया। बट इस चीज़ को रिचर्ड ज़्यादा देर तक फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली इसमें, क्योंकि जितनी भी बटरफ्लाइज उन्होंने टैग की थी उनमें से सिर्फ 2 ही रिकैप्चर की गई किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में। तो उन्हें ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली नहीं इस चीज़ में, तो उन्होंने इसको आगे परस्यू नहीं किया उस वक्त। उसके बाद इस चैप्टर में बात की गई है रिचर्ड के पार्टिसिपेशन की, जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक काउंटी साइंस फेयर में। काउंटी मीन्स अ डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो जब वो 7th क्लास में थे तो उन्होंने एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, और उनकी एंट्री क्या थी, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। तो माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को शो किया। तो यहाँ पे उन्हें कोई भी प्राइज नहीं मिला, लेकिन उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन लिया। उन्हें ये पता चला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स में सिर्फ एग्जीबिशन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा, उन्हें कुछ सब्सटैंशियल, कुछ इम्पॉर्टेंट करना पड़ेगा, तभी जाके ऐसे कॉम्पिटिशन्स में वो कुछ कर सकते हैं। तो वो बहुत ही कम्पिटिटिव थे। उन्होंने अपनी हार से सीख ली और सोचा कि नेक्स्ट ईयर वो और ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे और कोई रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे। सिर्फ कुछ शो करने की जगह वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे ताकि वो जीत सकें। तो उन्होंने डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कोहार्ट को लेटर लिखा। डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कोहार्ट उसी बुक के राइटर थे जिस बुक के बारे में मैंने आपको बताया था, ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, जो कि रिचर्ड की मदर ने उन्हें गिफ्ट की थी। तो उन राइटर को रिचर्ड बहुत पसंद करते थे, उनके काम को बहुत सराहते थे, बहुत पसंद करते थे और उनके कांटेक्ट में थे। तो उन्होंने लेटर लिखा और पूछा कुछ सजेशंस के लिए, ताकि वो नेक्स्ट ईयर अपने साइंस फेयर में यूज कर सकें। तो उनको बहुत सारे सजेशंस मिले जिन्होंने रिचर्ड को ऑलमोस्ट काफी बिजी रखा थ्रू आउट हिज हाई स्कूल। काफी सारे प्राइजेस जीते उन्होंने, काउंटी लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी। जब वो 8th ग्रेड में हुए तो उन्होंने ट्राई किया रीजन फाइंड आउट करने का। एक्चुअली क्या होता था, जो मोनार्क बटरफ्लाइज थी ना, जो कैटरपिलर्स थे, यानी कि उनके जो लार्वा थे, वो हर कुछ साल में, हर 4-5 साल में एक वायरल डिजीज फैलती थी, जिसकी वजह से सारे मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाया करते थे, उनकी डेथ हो जाती थी किसी डिजीज के कारण। तो रिचर्ड ने इस चीज का पता लगाने के लिए काफी रिसर्च किया, काफी ट्राई किया कि आखिर उनकी डेथ क्यों होती है। तो उनको लगा कि ये जो रीजन है उनकी डेथ का, वो बीटल्स से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है,
कि जो बीटल्स है ना उनकी वजह से ही उनकी डेथ होती है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपनी रिसर्च में कैटरपिलर्स को रेस किया बीटल्स की प्रेजेंस में, और काफी वक्त लगाया अपनी रिसर्च पे, बट यहाँ उनको कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली। रिचर्ड ने एक और चीज बताई। नेक्स्ट ईयर उन्होंने ये वेरीफाई करने का ट्राई किया एक थियोरी को, जिसमें उन्होंने बताया कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करने की कोशिश करती है। कॉपी करने की कोशिश क्यों करती है? क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसका टेस्ट अच्छा नहीं माना जाता खाने में, तो जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को नहीं खाते। ठीक है, तो वाइसरॉय जो बटरफ्लाई है वो अपने आप को मोनार्क जैसा दिखाने की कोशिश करती थी, ताकि जो बर्ड्स हैं वो उसे मोनार्क समझ लें और नहीं खाएं। थोड़ा फनी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये चीजें इस चैप्टर में दी गई हैं तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि वाइसरॉय बटरफ्लाई अपने आप को मोनार्क जैसा दिखाने की ट्राई क्यों करती थी? ताकि वो अपने आप को बर्ड्स से बचा सके, क्योंकि बर्ड्स को मोनार्क बटरफ्लाई का टेस्ट पसंद नहीं था। तो अगर वाइसरॉय दिखाएगी कि वो मोनार्क है तो शायद बर्ड्स उसे नहीं खाएंगे और छोड़ देंगे। तो ये भी उन्होंने एक रिसर्च करने की कोशिश की। अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, जिसमें उन्होंने एक डिस्कवरी की एक इंसेक्ट पे पाए जाने वाले हार्मोन की। तो क्या है कि जो बटरफ्लाई है उसके विंग्स पे 12 गोल्ड स्पॉट्स थे। तो तब तक क्या लगता था सभी को, सारे साइंटिस्ट्स को, सारे रिसर्चर्स को, कि इन गोल्ड स्पॉट्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ ऑर्नामेंटल वैल्यू है, मींस ये सिर्फ सुंदरता के लिए है, बाकी ये कुछ करते नहीं है। तो रिचर्ड को लगा कि नहीं, अगर ये गोल्ड स्पॉट्स दिए गए हैं, अगर ये डार्क कलर के स्पॉट्स इसके विंग्स पे हैं, तो जरूर इसका कोई ना कोई रीजन होगा। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि वहां पे एक तरह का हार्मोन पाया जाता था जो उस बटरफ्लाई की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता था। तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। इस प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें एंट्री मिली इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, और उनके प्रोजेक्ट को मिला 3rd पोजीशन, और बहुत ही उनको एप्रिसिएशन मिली, राइट, अपनी इस अचीवमेंट के लिए। अगले साल एब्राइट ने he grew cells from monarch wings and showed that these cells divide and develop into a grown-up butterfly wing scales only when they are given the hormone from the gold spots। तो जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने अगले साल फिर से रिसर्च किया ये प्रूव करने के लिए कि वो गोल्ड स्पॉट्स, जो डार्क कलर के स्पॉट्स उसके विंग्स पे पाए जाते हैं बटरफ्लाई के, वो पर्टिकुलर हार्मोन अगर नहीं हो तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च किया उन्होंने इस टॉपिक पे। 1.5 year later एब्राइट को एक आइडिया आया फॉर हिज न्यू थियोरी अबाउट सेल लाइफ बाय लुकिंग एट द एक्सरे फोटो ऑफ द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। उन्होंने उसी हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर पे रिसर्च किया, उसकी एक्सरे फोटो देखकर, और ये प्रूव करने की कोशिश की, ये प्रूव किया इनफैक्ट कि ये जो सेल्स हैं उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, और हेरिडिटी को पता लगाने में भी, डीएनए को पता लगाने में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बाद में ये थियोरी एज अ पेपर भी पब्लिश हुई, जो कि अगेन एक बड़ी बात थी इतनी यंग एज में, और उन्होंने ये किया अपने एक फ्रेंड की मदद से, जो कि उनके कॉलेज में उनका रूममेट भी था। एब्राइट ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से विद हाईएस्ट ऑनर। बाद में उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल भी ज्वाइन किया और अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया। साइंस और रिसर्च के अलावा उनके कुछ और भी इंटरेस्ट थे, जैसे कि वो एक एक्सीलेंट डिबेटर थे, बहुत अच्छा बोलते थे, और उनको आउटडोर एक्टिविटीज में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो एक गुड
कैनोइस्ट भी थे, यानी बोटिंग वगैरह में भी उनको काफ़ी इंटरेस्ट था। एंड ही वॉज अ गुड फोटोग्राफर, बहुत ही फोटोग्राफर भी बहुत ही अच्छे थे। इसके अलावा बात की गई है उनके सोशल साइंस, उनके सोशल स्टडीज के टीचर जिसका नाम था रिचर्ड ए वेयर। वो रिचर्ड को बहुत पसंद भी करते थे और रिचर्ड भी अपने टीचर का बहुत बड़ा फैन थे, ये इसमें लिखा गया है। तो आखिर में यही कहेंगे कि अगर ब्रिलियंट माइंड है और उससे भी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, विल पावर है, डेडिकेशन है और डिटर्मिनेशन है कुछ कर दिखाने की, तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। और ये सब क्वालिटीज जो हैं वो रिचर्ड एब्राइट में थी, इसीलिए वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बन पाए। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। लाइक आई सेड, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत इंफॉर्मेशन है जो कि आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो आप इस चैप्टर को रीड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसी लेसन की मैंने इंग्लिश वीडियो भी अपलोड की है, तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड आप उसे ज़रूर सुने, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको आंसर्स इंग्लिश में ही लिखने हैं, हिंदी में नहीं। थैंक यू।